नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। लाल किले से नया संकल्प, नया विश्वास। एडिटर्स डायरी में इसलिए इस बात की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि 1971 से लगातार मैं लाल किले के भाषण एज रिपोर्टर भी वहां जाके सुनने के मौका मिला। अब टेलीविजन उस जमाने में नहीं था, आज टेलीविजन है और सीधा प्रसारण होता है, इसलिए देश भर में, दुनिया में कहीं भी रहें उस भाषण को सुन सकते हैं। और इसलिए इस लाल किले से जिस ढंग से 15 अगस्त 1947 को एक नई आशा की किरण जागी थी, अब 75 साल बाद 77 वर्ष में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के नए संकल्पों की चर्चा की, जिस तरह से नए विश्वास, और ये केवल प्रधानमंत्री का विश्वास, सरकार का विश्वास, सरकार का संकल्प नहीं, 140 करोड़ जनता का संकल्प उन्होंने बताया। और बिटवीन द लाइन्स यदि कहें, चूंकि एडिटर्स डायरी में मैं हमेशा चर्चा करना चाहता हूं, हमने कई युद्ध झेले हैं, कई विभीषिकाएं देखी हैं, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का यह कहना कि इन वर्षों में जो निर्णय हो रहे हैं और अब जो निर्णय भारत कर रहा है वो अगले 1000 साल तक भारत के लिए लाभदायक होंगे, भारत की शक्ति को दिखाएंगे, भारत के लिए यादगार होंगे। ये एक संकेत है कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसा निर्णय जम्मू कश्मीर को लेकर के 370 खत्म करने को कहा, या जिस समय G20 देशों के नेतृत्व के रूप में भारत और भारत के प्रधानमंत्री इस समय है, ऐसी स्थिति में ये ठीक है कि गरीबी हटाओ के नारे तो हम लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में जो प्रगति हुई और आगे क्या हो सकती है, किसके बल पर हो सकती है, युवा शक्ति, महिला शक्ति, सेना शक्ति, और हर वर्ग के, पिछड़े गरीब वर्ग के लिए जैसा एक नई योजना उनका विश्वकर्मा जयंती पर हम अगले महीने शुरू करने वाले हैं, जिससे कि कोई लुहार, सुतार, बाल काटने वाला, माने जो ओबीसी वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, उसके लिए एक नई योजना, जिससे कि करोड़ों लाखों लोग जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं उनको कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसा किसानों के लिए पहले भी कई योजनाएं शुरू की गई, अब फिर से, लेकिन एग्रीकल्चर में जो नई क्रांति भारत में आई है, दुनिया में भारत अनाज का भी निर्यात कर रहा है। जो प्रदेश केवल पंजाब कभी आगे माना जाता था, मध्य प्रदेश जैसा राज्य भी गेहूं के उत्पादन निर्यात में आगे बढ़ गया। ऐसी स्थिति में कैसे एग्रीकल्चर में महिलाएं, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, मैं इसे मानता हूं, 2 करोड़ महिलाओं को उस एग्रीकल्चर में आधुनिकीकरण में कैसे वो योगदान करें, वो कैसे आगे बढ़ाएं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसको आधुनिक उस टेक्नोलॉजी में लाने में। आप बताइए, ग्रामीण महिलाएं यदि उतनी सशक्त होंगी, 2 करोड़ महिलाओं का मतलब है उस परिवार में 5 से 10 लोग रहते हैं। आप अंदाज लगाएं कि 10 करोड़ 20 करोड़ परिवारों को कितनी शक्ति मिलेगी। उसी तरह से बैकवर्ड हो, युवाओं की शक्ति, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, एंटरप्रेन्योर के रूप में हो, या सेना के लिए हो, चाहे उसको कई बार उसकी आलोचना होती है कि भाई उन्होंने इस तरह से 4 साल की योजना शुरू कर दी और ये कर दिया, लेकिन यदि वो अनुशासित होंगे, उसके बाद किसी भी क्षेत्र में जाकर काम करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा। टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया के कितना आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के उन देशों को बताया गया कि भारत की लड़कियां किन क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में आगे हैं, तो दुनिया अचंभित रहती है। इसलिए भारत इस समय दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में 5वें स्थान पर पहुंच गया, जहां 10वें पर था 10 साल पहले, और कुछ ही अगले कुछ वर्षों में वह 3रे स्थान पर आ जाएगा और 2047 में हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। ये आत्मविश्वास जगाना राजनीतिक नहीं हो सकता। राजनीतिक ठीक है कि भ्रष्टाचार को दूर करना है, वो बात कही गई, और ये निरंतर लड़ाई होगी। तुष्टीकरण यानी जातिगत आधार पर, या जिस तरह से होता है धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर, किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए दूसरे वर्ग में कुछ हो, गड़बड़ हो, ऐसी स्थिति को लेकर के, उससे हट करके परिवारवाद की चर्चा की। वो भी राजनीतिक बात है कि कोई परिवार हो, चाहे आप कहें कि राजाओं का काल रहा हो या दूसरा काल रहा हो, जिसमें राजनीतिक पार्टियों ने भी जिस तरह से केवल एक ही परिवार के लोग, केवल संसद में नहीं है, लोकसभा का चुनाव भी नहीं होता है, विधानसभा के चुनाव,
नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ये परिवारवाद उन पार्टियों के बल पर निचले स्तर पर भी रहा है और उस पर चोट करना, भ्रष्टाचार, दूसरे यदि लोगों को बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, जब उन पर उनका छापे पड़ रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उसका कष्ट प्रधानमंत्री मानते हैं कि हाँ इसका कष्ट उनको हो रहा है, लेकिन मैं उस लड़ाई को जारी रखूंगा। ये भी एक संकल्प है, वरना समझौते करने वाले कई नेता हमने देखे। और जैसा मैंने कहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी भाई, चरण सिंह, देवगौड़ा, नरसिंह राव, चंद्रशेखर और डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण भी लाल किले से एक अलग ढंग के एक जननेता के रूप में होते थे। मैं नहीं कहूंगा कि इंदिरा गांधी या नेहरू के भाषण नहीं होते थे, उनके भाषण का भी एक जनता से संवाद रहा, लेकिन देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह रहे, क्या लाल किले से आप उसको सुनकर के आपको लगेगा कि कोई नई बात ऐसी लगे? वो ऐसा लगता था सरकार की एक रिपोर्ट पढ़ रहे हों। और जनता के बीच में जाना, सुरक्षा के इतनी चुनौतियां, पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थिति, कश्मीर के आतंकवाद, आज मणिपुर के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि नहीं, वहां शांति हो रही है और शांति ही एक बात समाधान का रास्ता है। राज्यों और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में तालमेल से, शांति के प्रयास से और पूरी जनता के सहयोग से देश पूरा खड़ा हुआ है। मणिपुर में जो एक तरह से भयानक जिस तरह से हिंसा हुई है, लड़कियों को, महिलाओं के साथ जो जाती हुई है, उस पर कठोर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन ये कहने से कि केवल राज्य और केंद्र मिलकर के करेंगे, यही उनका जोर है। ये नहीं है कि सरकार को हटा दीजिए। भाई, सरकार को हटाना ऐसे समय में जैसे नाव आगे जा रही है और आधे रास्ते में यदि कुछ थोड़ा सा भटकाव हो जाए तो आप नाविक को जमीन से फेंक दीजिए, नदी के अंदर डाल दीजिए, तो नाव और दिशाहीन हो जाएगी, दूसरा उतनी जल्दी से दिशा तय नहीं कर सकेगा। ये जिस तरह का उनकी भावना है हर राज्य के लिए, और केवल मणिपुर की बात नहीं, अन्य राज्यों में भी जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। और लाल किले का यही एक संदेश आवश्यक है, दुनिया को संदेश देने की जो आवश्यकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एकजुट है। भारत जिस तरह से शक्ति संपन्न हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, एक स्थिर सरकार पिछले 10 वर्षों से चल रही है और आगे भी चलेगी। 2047 जो उनका कहना है कि एक विकसित राष्ट्र में दिखाई दे। आज भी G20 के नाते भी भारत ऐसा नहीं है कि पीछे दिखाई दे रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, उन संपन्न देशों का नेतृत्व कर रहा है। चीन हमारा पड़ोसी है, उसके साथ संवाद आज कल भी जारी रहा है। संवाद हम करते हैं, लेकिन सुरक्षा की 1 इंच भूमि पर भी वो कब्जा न कर सके, उसके लिए सेना का आत्मनिर्भरता, सुरक्षा के क्षेत्र में वो आत्मनिर्भरता कि हम एक्सपोर्ट तक कर सके, निर्यात कर सके, ये शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि पूरे देश की जनता, जो वो बार बार खुद भी रेखांकित करते हैं, ये उसकी शक्ति है, उसके बल पर है। महिलाओं की शक्ति के बल पर है, युवाओं की शक्ति के बल पर है, बच्चों की शक्ति के बल पर है। और जैसा मैंने कहा, सुरक्षा के इतने खतरे, इतनी चेतावनियां, इतनी सब आते हुए धमकियां, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से उतरकर जितनी समय उन्होंने केवल एनसीसी के बच्चों से नहीं, जनता के बीच में ऐसा बराबर कोई खतरा दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसे समय में नहीं उठा सकता जो उन्होंने उठाया। और उसके बाद भी जो जनता के बीच में उनका प्यार है, उनके प्रति विश्वास है, और प्रधानमंत्री को भी अपनी सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं है। उन्हें जनता के बीच में घुस करके उनके साथ संवाद रखना, उनके साथ संबंध रखना, उनको शक्ति के साथ जोड़ना, यही उनका लक्ष्य है। तो मैं मानता हूं कि नया संकल्प, नया विश्वास जो हम सबका कर्तव्य है, उनके लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा, ये जो मैं समझ पाया, उन्होंने बापू महात्मा गांधी को नमन किया, तो मेरे हिसाब से यही संकल्प है कि बापू के पद चिन्हों पर चले हम राष्ट्र निर्माण करें, जीर्ण शीर्ण गांवों में जाकर नूतन यौवन प्राण भरें। उनका लक्ष्य है, चाहे पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, मकान हो, घर हो, इन सब के लिए गांव यदि आगे बढ़ेगा तो कस्बे आगे बढ़ेंगे, शहर आगे बढ़ेंगे, महानगर आगे बढ़ेंगे, महानगर आगे बढ़ेगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी, आधुनिक प्रगति होगी, तो गांव की तरक्की होगी। ये लक्ष्य पूरा हो, यही हमारी कामना है। स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।